डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 इसके ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक पे लगवा दूंगी। आज हम इसके एक्सरसाइज का सलूशन करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फिर बच्चों फिजिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स की तमाम एक्सरसाइजेस, कंप्यूटर की तमाम एक्सरसाइजेस, बायो की तमाम एक्सरसाइजेस और टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। प्ले लिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट के अलग से। इस्लामियात की हम पूरी बुक कर चुके हैं, उर्दू की हम पूरी बुक कर चुके हैं, मैथ की हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमारा एक ही चैप्टर रह गया है प्रोबेबिलिटी वाला। बाकी हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ये है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इनके इस्तेमाल को की वजाहत करें, यानी कि एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर बुक पर मौजूद है पेज नंबर 123 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 123 पर आपने यहाँ से अ कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। तो अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा आला है जिसको गाड़ी में मौजूद एक जो इखराज का एग्जॉस्ट का एक निज़ाम होता है उसमें लगाया जाता है। विच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड इन द इंजन टू सच गैसेज। ये इसका काम क्या होता है कि ये आला जो लगाया जाता है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर, इंजन में फ्यूल के जलने से जो पैदा होने वाली नुकसानदेह गैसें होती हैं ना उनको ये तब्दील करता है। विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो माहौल के लिए ख़तरनाक नहीं होती। प्लाटीनियम, प्लेडियम, रोबिडियम आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो ये इसके अंदर इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्लाटीनियम, प्लाडियम और रोडियम मेटल्स को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आपने यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जो है निकल, इसकी एग्जांपल के तौर पे करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो पेज 123 पर इसका आंसर मौजूद है। और इसके बाद एक्सरसाइज में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई डू द केमिकल reactivities of alkali metals increase down the group whereas they decrease down the group in case of halogens। अब इसमें एक आ गया, एल्कली मेटल्स में केमिकल रिएक्शंस का जो रुझान है ये ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता है, जबकि हैलोजेंस में ये जो इनका ट्रेंड है वो कम हो जाता है, रुझान कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर बुक पर मौजूद है पेज 120, 121 और फिर लास्ट में 122 पे देखेंगे। तो पहले पेज 120 ओपन कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 120 पर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ओइंग टू दिस इट बिकम ईजियर टू एलिमेंट्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। तो इससे क्या होता है, एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खो देना यानी कि निकाल देना आसान हो जाता है। विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज एलिमेंट which is reflected in the increased reactivities of lower members of the group। जिससे क्या होता है कि नीचे वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, पेज 121, इस पेज पर ये हैलोजेंस के साथ इसका पूछा गया था। तो इस पेज पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ करना है। Halogens react with alkali and alkaline earth metals to give salts। Halogens alkali और alkaline earth metals के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। These elements are thus named as halogens which means salt forming elements। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनको हैलोजेंस का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स। अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं ना इनमें हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाती है और इसकी वजह से ग्रुप में नीचे आने से एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को फिर इससे क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जज़ब करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मेकिंग दैम लेस रिएक्टिव, जो इनकी रिएक्टिविटी में कमी का बायस बनती है। तो यहाँ से यहाँ तक पेज 121 पर और साथ पेज 122 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक। हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इनको ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाती है। यहाँ पे साथ इसकी ये वाली आगे ये एग्जांपल कर लें। क्लोरीन लेस ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर दैन आयोडीन। इस साइड से देखें तो आयोडीन लेस दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस दैन क्लोरीन। साथ ये दो लाइंस यहाँ तक इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है।
और इसके बाद एक्सरसाइज में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स जनरली टफ एंड स्ट्रोंग वेयर एज नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ और नॉर स्ट्रोंग। इसमें ये कहा गया है कि मेटल्स अमूमन सख्त और मजबूत होती हैं जबकि नॉन मेटल्स ना ही सख्त और ना ही मजबूत होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर भी बुक में मौजूद है पेज 124 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 124 पर यहाँ से आपने करना है, मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली बिकॉज दे आर हार्ड सब्सटेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पैराग्राफ और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से और फिर इसको आपने यहाँ तक कर लेना है और लास्ट पे ये लाइन लिख देनी है, दस नॉन मेटल्स आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर टफ। तो ना ये स्ट्रॉन्ग होती हैं ना ये टफ होती हैं, यानी कि ना ये सख्त होती हैं ना ही मजबूत होती हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर ये वाली लाइन ऐड करनी है और ऊपर जो पैराग्राफ मैंने बताया पहले उसको ऐड कर लेना है नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में। और इसके बाद एक चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास। इसका आंसर बुक में एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं था तो ये मैंने लिखा है, बाकी तमाम का आंसर बुक में मौजूद है। बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स विद रोल्स ऑपोजिट टू ईच अदर। मेटल्स और हैलोजेंस जो है ना, अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जबकि इन दोनों के जो रोल्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो क्वेश्चन में से ये लाइन लिख लेनी है, बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स विद रोल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज। फिर आना है पेज 123 पर। डियर स्टूडेंट्स, पेज 123 पर मैंने इसकी रीज़न लिखी है, अल्कली मेटल्स और एक तरफ मैंने लाइन लगा के हैलोजन लिखा है। अल्कली मेटल्स क्या करती हैं? डोनेट करती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करती हैं और हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद अल्कली मेटल ये कैटाइंस बनाती हैं, फॉर्म कैटाइंस, और ये फॉर्म एनाइंस, यानी कि ये एनाइंस बनाती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अपने आप को एनाइन यानी कि नेगेटिव आइन बनाने के लिए। अल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, ये इनके ना ऑपोजिट एक दूसरे के मुखालिफ किरदार की बात हो रही है, ऑपोजिट कैरेक्टर की, फिर भी ये रिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं। अच्छा, अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, और हैलोजेंस जो होती हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, अभी हमने दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा। और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाती हैं और हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाती हैं। अच्छा, अब ये इनके एक मुखालिफ ये करेक्टर्स हैं, ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, फिर भी ये रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों होती हैं? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपने लिख देना है। और इसके बाद एक्सरसाइज में पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कम स्टेबल है, क्यों? इसका आंसर बुक में मौजूद है पेज 122 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज 122 पर यहाँ से आपने यहाँ तक करना है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज एज द हैलोजन एटम गेट बिगर द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ जब बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, वो हैलोजन का होता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है। इस दूरी की वजह से दोनों के एटम्स जो हैं ये आपस में बॉन्ड जो होता है ना इनका वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी जो दरकार एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है, और इससे ये नतीजा निकलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ से यहाँ तक, और साथ आप इसमें से ये वाला इतना सा रिएक्शन लिखेंगे, HCl इज़ ग्रेटर देन HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस साइड से देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला रिएक्शन। और इसके बाद एक्सरसाइज में छठा लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो खसूसियात हैं इनका मुआवजा करना है। इसका आंसर पेज 125 पर है। डियर स्टूडेंट्स, पेज 125 पर ना मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें कंपैरिजन से कंपैरिजन जो है ये एक टेबल की सूरत में गिवन है। तो ये टेबल इसी तरह से आपने याद करना है, इसके 5 पॉइंट्स हैं और ये पाँचों ही करने हैं इस छठे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद आखिरी और सातवां जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है V2O5 कैटलिस्ट इज़ प्रेफर्ड ओवर प्लाटीनियम। तो ये कैटलिस्ट है V2O5 जिसको प्रेफर किया जाता है प्लाटीनियम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, गिव रीज़न। बतौर कैटलिस्ट V2O5 को सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में प्लाटीनियम पर ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर भी बुक पे मौजूद है पेज 123 पर।
हो डियर स्टूडेंट्स, पेज 123 पर आपने यहाँ से करना है। प्लाटिनियम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से लेकर और ये इसमें V2O5 बताया गया है, इसको कहते हैं वैडिनम पेंटॉक्साइड। तो इस पर प्रेफर किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। इसको इसमें सारी रीज़न गिवन है। और फिर आपने जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर, इसको भी साथ एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 7वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से ये प्लाटिनियम वाज ओरिजिनली यूज्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी मार्किंग मैंने बुक पे करवा दी है क्योंकि इनके आंसर्स बुक में मौजूद थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे।